हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हम यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 7 और 10 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट में सॉल्व करेंगे जो हमारे 2 मार्क्स में आते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि अगर आप 7, 10 वाले सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए 2 मार्क्स वाले ईजी हो जाएंगे, आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं खुद से भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं जो हमारा 7 और 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अबाउट इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक विथ स्पेशल रेफरेंस टू एलिसा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक बोलते किसको है। तो इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक पहले आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा होता है सॉलिड सपोर्ट होता है। सॉलिड सपोर्ट में हमारा या तो नायलॉन यूज़ किया जाता है या तो हमारा नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है। और यहाँ पे हमारा होता है सैंपल होता है। इस सैंपल में मान लेते हैं या तो हमारा न्यूक्लिक एसिड है या तो हमारा प्रोटीन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम इस पर ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे तो इस सॉलिड सपोर्ट, इसको लिख देते हैं सॉलिड सपोर्ट, इस सॉलिड सपोर्ट के सरफेस पे आके क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। अब हमारा इस सॉलिड सपोर्ट क्या करेगा, इसकी मोबिलिटी को प्रिवेंट करके और इसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा इसमें डीएनए है या आरएनए है इस न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, तो हमारा इम्यूनोब्लॉटिंग जो टेक्निक है एक तरीके की इमोबिलाइजेशन टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड रहता है, जो प्रोटीन होता है, इसकी मोबिलिटी को प्रिवेंट करने का काम हम सॉलिड सपोर्ट की हेल्प से करते हैं। सॉलिड सपोर्ट में हम नायलॉन यूज करते हैं और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज करते हैं। और ये क्या करता है, सॉलिड सपोर्ट इसको आइडेंटिफाई करता है कि क्या चीज़ यहाँ पे थी। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक बोलते हैं। तो दूसरी भी डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, इसको आप देख के यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप समझते हैं एलिसा होता क्या है। एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड का मतलब पहले समझ लेते हैं तब डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एंजाइम लिंक्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारा एक ऐसे रहेगा एंटीबॉडी रहेगी, इस एंटीबॉडी से हमारा अटैच रहेगा एक एंजाइम अटैच रहेगा, इसलिए इसको बोला गया एंजाइम लिंक्ड बोला गया। तो वही चीज़ें लिखी गई है। इम्यूनोसॉर्बेंट का मतलब होता है कि एंटीजन या तो एंटीबॉडी को क्या करते हैं, एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोटीटर प्लेट। तो माइक्रोटीटर प्लेट इस तरीके से होती है जिसमें 96 वेल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेल्स को जूम करके दिखा दिया हूँ। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा सैंपल रहता है इसको ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें हमारा या तो एंटीजन या तो एंटीबॉडी हमारा होता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, सैंपल को माइक्रोटीटर प्लेट में डालते हैं तो यहाँ के इसके सरफेस पे आके हमारा एंटीजन एंटीबॉडी क्या करता है, इसके सरफेस पे बाइंड कर लेता है। तो इसको बोलते हैं इम्यूनोसॉर्बेंट बोलते हैं। एस्से का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई या बोल सकते हैं एनालिसिस करना कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, एंटीजन है कि एंटीबॉडी है कि प्रोटीन है, उसी को बोलते हैं हम एस्से बोलते हैं। तो डिफिनेशन लिखी गई है। तो हमारा जो एलिसा होता है एक बायोकेमिकल टेक्निक होती है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि कितनी मात्रा में एंटीजन एंटीबॉडी है उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं, उसी को बोलते हैं एलिसा बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरी भी डिफिनेशन लिखी गई है। जो हमारा एलिसा होता है एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं या तो मेज़र करने का काम करते हैं, उसी को बोलते हैं एलिसा बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन मुझे बेस्ट लग रही है, आसानी से याद भी हो जाएगी आप सभी को। ठीक है, और अगर इसकी आप नोट्स चाहते हैं तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ चलते हुए रोड पर और पढ़ते समय नोट्स पर ध्यान ज़रूर से देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक मोटिवेशन भी लिख दिया है, शायद आप मोटिवेट भी हुए होंगे। तो जो एलिसा टेक्निक है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1971 में इसको डिस्कवर किया गया था। और इसको डिस्कवर किया था पालमैन ने, और एंगवेल ने इसको क्या किया था, डिस्कवर करने का काम किया था। और इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। आइए समझते हैं इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं इसी को मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ, फिर इसको अभी आपको पढ़ के भी बता दूँगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है। तो ए जी का मतलब हमारा हो गया
एंटीजन हो गया, ठीक है। और जहाँ पे ए बी लिखा रहेगा उसका मतलब एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसको समझिएगा। तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि ये हमारा माइक्रो टीटर प्लेट है। माइक्रो टीटर प्लेट में मैंने बताया कि 96 वेल इस तरीके से होती हैं। तो एक वेल्स को मैंने यहाँ पे जूम आउट करके इस तरीके से बता दिया। अब हमारा मान लेते हैं यहाँ पे सैंपल है, इस सैंपल में हमारा क्या है, एंटीजन प्रेजेंट है। अब इसको मान लेते हैं पहले ये हमारा ब्लड है, ब्लड में हमारा क्या है, एंटीजन प्रेजेंट है। अब इसको आइडेंटिफाई करना तो हम एलिसा टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस सैंपल को हम क्या करते हैं, इस माइक्रो टीटर प्लेट में डालते हैं। तो हमारा जो एंटीजन रहता है इसके सरफेस पे आके इस तरीके से ऐसे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अटैच हो जाएगा तो फिर क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। तो ये हमारा एंटीबॉडी है, इससे लिंक्ड क्या है, एंजाइम लिंक है। फिर इसको डालते हैं, इसको हमने डाल दिया तो हमारे जो एंटीजन रहेंगे आके इससे बाइंड कर लेंगे, एंटीबॉडी से बना लेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम डालते हैं एक सबस्ट्रेट डालते हैं। सबस्ट्रेट इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारा जो सबस्ट्रेट क्या करता है, इस एंजाइम से बाइंड करके निकल जाता है। और यहाँ पे जो हमारा सबस्ट्रेट है ये क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है। जब हमारा कलर प्रोड्यूस करेगा तो समझ लेंगे कि यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है यह पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं। अगर यहाँ पे हमारा कलर प्रोड्यूस नहीं आता तो हमारा रिज़ल्ट कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो वही हमारा इसका प्रिंसिपल है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो मैंने बताया कि तो इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो मैंने बताया यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी देख लीजिए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना था इस तरीके से, ठीक है। तो आगे लिखा गया हियर एंजाइम इज़ यूज्ड टू डायरेक्ट बाइंडिंग द एंटीजन एंटीबॉडी। तो यहाँ क्या करते हैं, हम एंटीजन एंटीबॉडी को डायरेक्ट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा एंटीजन होता है ये क्या करता है, हमारे एंटीबॉडी से बाइंड करता है, ठीक है। बाइंड कर लेता है। तो यहाँ पे एक हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, उस सबस्ट्रेट का नाम है क्रोमोजन। क्रोमोजन उसको बोलते हैं जो कलर प्रोड्यूस करे, ठीक है। और ये सबस्ट्रेट क्या करता है, जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी रहेगी, ये सबस्ट्रेट क्या करता है, इस एंजाइम से जाके बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के बाद क्या करता है, एक कलर प्रोड्यूस करता है। अगर कलर प्रोड्यूस करता है तो इंडिकेट करता है यहाँ पे एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं। अगर हमारा कलर प्रोड्यूस नहीं होता तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो आई होप आपको प्रिंसिपल भी समझ में आ गए होंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा, बिना हिचक के आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इससे फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैंने आपसे बार बार बोला है कि जो है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे इसकी नोट्स आपको दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर मुझसे बात भी आप कर सकते हैं और मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं आप। अब जानते हैं एलिसा का प्रोसीजर क्या। अगर ये वाला प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा, जो एलिसा 3 मेथड से हम करते हैं, ठीक है, तो वो भी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी जो आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो आइए प्रोसीजर समझते हैं। पहले हम क्या लेते हैं, माइक्रो टीटर प्लेट लेते हैं। इस तरीके से होती है माइक्रो टीटर प्लेट, जिसमें 96 वेल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक पार्ट को यहाँ पे जूम करके देखिए बना लिया है। अब क्या करते हैं कि जो हमारा मान लेते हैं ब्लड है, इस ब्लड में हमारे ब्लड में क्या है, एंटीजन प्रेजेंट है। तो इस क्या करते हैं, इस सैंपल को हम डाल लेते हैं माइक्रो टीटर प्लेट के अंदर डाल लेते हैं। तो इसमें जो एंटीजन रहता है ये आके हमारे जो वेल्स होती है, वेल्स के सरफेस पे अटैच हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि हम इसमें डालते हैं ट्राईफॉस्फेट बफर। ट्राईफॉस्फेट बफर डालने इसलिए डालें क्योंकि हमारा जो माइक्रो टीटर प्लेट है उसको वॉश कर सके। डालने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम एंजाइम लिंक एंटीबॉडी क्या करते हैं, डालते हैं। जैसे ही डालेंगे फिर उसके बाद इसको अगेन वॉश करेंगे। अगेन वॉश करने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम क्रोमोजन ऐड करेंगे। अब क्रोमोजन जैसे ही ऐड करेंगे, क्रोमोजन एक तरीके का सबस्ट्रेट है, एक क्रोमोजन क्या करेगा, इस एंजाइम से क्या करेगा, बाइंड कर लेगा और कलर प्रोड्यूस करेगा। जब कलर प्रोड्यूस होगा समझ लेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर कलर प्रोड्यूस नहीं होता तो हमारा यहाँ पे कोई भी चीज़ें प्रेजेंट नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एलिसा के टाइप के बारे में। तो एलिसा हमारा 3 तरीके से होता है, मैंने बताया अभी, ठीक है। तो डायरेक्ट एलिसा होता है, इनडायरेक्ट एलिसा होता है और सैंडविच एलिसा होता है। 3 तरीके से होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा। अगर आपको ये वाला प्रोसीजर समझ में आया होगा तो ये जो मैं तीनों टाइप बताने जा रहा हूँ आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो पहले बात करते हैं डायरेक्ट एलिसा के बारे में।
अब डायरेक्ट एलिसा इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्टली डिटेक्ट करने का काम करते हैं एंटीजन को किसी भी सैंपल से, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है डायरेक्ट एलिसा बोला गया है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है फॉर द एंटीजन डिटेक्शन। जो डायरेक्ट एलिसा होता है इसका हम यूज़ एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें एंटीजन को हम सैंपल से डायरेक्टली डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो आइए इसके प्रोसीजर के बारे में समझते हैं, प्रोसीजर कैसा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, माइक्रो टीटर प्लेट लेते हैं। तो एक पार्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे जूम कर लिया है, जो प्लेट हमारी वेल्स हैं इसको हमने जूम कर लिया है। अब क्या करते हैं कि जो हमारा सैंपल रहता है इस सैंपल को इसमें डालते हैं। तो जो हमारे सैंपल में हमारे जो एंटीजन हैं ये क्या करेंगे, इस वेल्स के सरफेस पे आके क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, अटैच हो जाएंगे। तो क्या होगा कि फिर इसके बाद हम इसमें डालते हैं एंटीबॉडी डालते हैं, वह भी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं। तो ये हमारा एंटीबॉडी है, इससे हमारा लिंक क्या है, एंजाइम लिंक है। इसको डालेंगे इसमें, जैसे ही डालेंगे तो हमारे जो एंटीजन रहेंगे ये क्या होंगे, एंटीबॉडी से बाइंड कर लेंगे। तो बना लेंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसमें ऐड कोटिंग बफर फॉर फास्ट अटैचमेंट। इसमें क्या करते हैं, कोटिंग बफर ऐड करते हैं, इसी में कोटिंग बफर ऐड करेंगे। कोटिंग बफर इसलिए अटैच करते हैं जो हमारा एंटीजन है और एंटीबॉडी है ये दोनों बहुत ही जल्दी क्या हो जाएं, अटैच हो जाएं। अटैच होने के लिए हम क्या करते हैं, कोटिंग बफर ऐड करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि इसको अगेन वॉश कर देते हैं बफर सॉल्यूशन से, बफर सॉल्यूशन से वॉश करते हैं। तो हमारे जो अनअटैच्ड रहते हैं, मतलब कि जो हमारे एंटीजन एंटीबॉडी से अटैच नहीं रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, इजीली रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं क्रोमोजन ऐड करते हैं। जैसे ही क्रोमोजन ऐड करेंगे तो हमारा जो क्रोमोजन एक तरीके का सबस्ट्रेट होता है, ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, इस एंजाइम से हमारा सबस्ट्रेट बाइंड कर लेगा और प्रोड्यूस करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर कलर प्रोड्यूस करता है तो हमारा रिजल्ट कैसा, पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ पे हमारा एंटीजन जो है प्रेजेंट था, ठीक है। अगर यही नहीं यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट आता तो यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता। तो आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप खुद के लैंग्वेज में बना के लिख भी सकते हैं, मैंने इजीली यहाँ पे बना के दिखा भी दिया है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एलिसा के बारे में। इनडायरेक्ट एलिसा का यूज़ हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने का काम करते हैं किसी भी सैंपल से। और जो इनडायरेक्ट एलिसा होता है इसमें क्या करते हैं कि हम दो एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं। एक हमारी होती है प्राइमरी एंटीबॉडी, एक हमारी होती है सेकेंडरी एंटीबॉडी। जो प्राइमरी एंटीबॉडी होती है वह हमारी मतलब कि एंजाइम से लिंक नहीं होती। मान लेते ए एंटीबॉडी हमारी है, ए एंटीबॉडी इसमें अभी एंजाइम लिंक नहीं रहेगा तो इसको बोलेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी। और जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है इसमें एंजाइम लिंक रहेगा। मान लेते हैं कि ए हमारी एंटीबॉडी है, इससे लिंक्ड क्या है, इससे लिंक हमारा है क्या, एंजाइम लिंक है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कि इसके प्रोसीजर के बारे में, अभी आपको समझ में भी आ जाएगा क्यों इसको हम इनडायरेक्ट एलिसा बोलते हैं। तो पहले हम क्या लेते हैं, ये हमारी जो माइक्रो टीटर प्लेट होती है जिसमें 96 वेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक पार्ट को हमने यहाँ पे जूम कर लिया, सबसे पहले इसको लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि फास्टली माइक्रो टीटर प्लेट कोटेड विद द स्पेसिफिक एंटीजन। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सैंपल रहता है सैंपल को इसमें हम डाल लेते हैं। तो हमारा जो सैंपल में एंटीजन रहता है ये क्या होता है, इसके सरफेस पे आके बाइंड कर लेता है। फिर इसमें क्या करते हैं, कोटिंग बफर डालते हैं। कोटिंग बफर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारा जो एंटीजन एंटीबॉडी जो है यह फास्टली अटैचमेंट हो जाए। फिर उसके बाद अगेन इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद क्या करते हैं, इसमें ऐड एंटीबॉडी कंटेनिंग सैंपल। फिर इसमें एंटीबॉडी कंटेनिंग सैंपल को ऐड करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा सैंपल है, इस सैंपल में हमारा क्या है, इस सैंपल में हमारा एंटीबॉडी है। इसको क्या करेंगे, इस माइक्रो टीटर प्लेट में डालेंगे जिसमें से हमने पहले से ही क्या डाला है, एंटीजन डाला है, ठीक है। इसमें हम क्या कर लेंगे, डाल लेंगे, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम लिंक नहीं है, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं। वॉश करने के बाद क्या करते हैं कि इसमें हम सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडी जैसे ही ऐड करेंगे, ठीक है, सेकेंडरी एंटीबॉडी उसको बोलेंगे जो एंजाइम से लिंक रहेगी। ऐड एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी विच बाइंड द प्राइमरी एंटीबॉडी। तो हमारा जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है यह हमारे प्राइमरी एंटीबॉडी से क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, दोस्त बन जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसमें क्रोमोजन ऐड करेंगे। क्रोमोजन जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो
सेकेंडरी एंटीबॉडी रहती है, यहाँ का जो हमारा एंजाइम रहेगा, ये एंजाइम हमारे इस क्रोमोजोम मतलब सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा और यहाँ पे कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा। फिर क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगाते हैं। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि कितनी मात्रा में यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो यही हमारा आता है इनडायरेक्ट, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले इसमें हम प्राइमरी एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, बाद में सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ करते हैं जो हमारा कि एंजाइम लिंक्ड होता है। तो एक बार फिर से समझते हैं पूरी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, तो जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपको जल्दी क्या करूँ, नोट्स और सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, माइक्रो टीटर प्लेट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, माइक्रो टीटर प्लेट लेते हैं। तो इसमें पहले क्या कर लेते हैं, हम एंटीजन ऐड कर लेते हैं। एंटीजन ऐड करने के बाद इसको क्या करते हैं, कोटिंग बफर से वॉश करते हैं ताकि हमारा जो एंटीजन है ये हमारे इस सरफेस पे फास्टली अटैचमेंट हो जाए। फिर इसको अगेन वॉश करते हैं। वॉश इसलिए करते हैं जो हमारा एंटीजन इससे बाइंड नहीं है, मतलब कि इस सरफेस से बाइंड नहीं है, वह यहाँ से रिमूव हो जाए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं जो विदाउट एंजाइम लिंक्ड हो, ठीक है। फिर इसको अगेन वॉश करते हैं। अगेन वॉश करने के बाद इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडी जैसे ही ऐड करेंगे, जो हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी रहेगी और जो हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी रहेगी जो एंजाइम लिंक रहेगा, ये क्या होंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, बाइंड कर लेंगे। तो फिर इसके बाद इसमें क्रोमोजन ऐड करते हैं। क्रोमोजन जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ का जो हमारा एंजाइम है ये क्या करेगा, इस क्रोमोजन से अटैच हो जाएगा और यहाँ पे कलर प्रोड्यूस करेगा। फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगाते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है, इसको डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे कितनी मात्रा में हमारे एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सैंडविच एलिसा के बारे में। आपने सैंडविच खाया होगा, दो ऐसे पारोटी होती है, उसके बीच कुछ चीज़ें भरी रहती है, इसलिए इसको बोला गया सैंडविच बोला गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऐसे हमारे एंटीबॉडी रहेंगी, इसके बीच में क्या रहता है, हमारा एंटीजन रहता है। ये हमारा एंटीजन हो गया, ठीक है, ये भी हमारा एंटीबॉडी हो गया, ये भी हमारा एंटीबॉडी हो गया। तो दो एंटीबॉडी के बीच क्या हमारा एंटीजन है, इसलिए इसको बोला गया सैंडविच एलिसा बोला गया है। इसका यूज़ हम क्या करते हैं, एंटीजन को डिटेक्ट करने का काम करते हैं किसी भी सैंपल से, ठीक है। इसमें क्या होता है, सैंपल एंटीजन फिक्स बिटवीन द टू एंटीबॉडी, जो हमारा एंटीजन होता है यह हमारा फिक्स हो जाता है किसी दो एंटीबॉडी के बीच, इसलिए इसको बोला गया है सैंडविच एलिसा बोला गया है। तो यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा सारी चीज़ें। इसके प्रोसीजर के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, हम माइक्रो टीटर प्लेट लेते हैं। यहाँ पे माइक्रो टीटर प्लेट हमने ले लिया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डालते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसको बोलते हैं, जो एक टाइप की सेल से बनी होती है, इसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। इसमें हमने इसके सरफेस पे डाल दिया। तो इस सरफेस पे मतलब कि माइक्रो टीटर प्लेट की जो सरफेस है, इसके सरफेस से हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आके अटैच कर गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, दूसरे नंबर पर हम डालेंगे, इसमें सैंपल डालेंगे। सैंपल में हमारा क्या है, एंटीजन है। एंटीजन कंटेनिंग सैंपल को इसमें हम डालेंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, हम ऐड प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। फिर क्या करेंगे, इसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करते हैं। इस तरीके से मान लेते ये हमारा है सेकेंडरी एंटीबॉडी जो एंजाइम लिंक है, यहाँ पे हमारा है प्राइमरी एंटीबॉडी जो कि यह भी एंजाइम लिंक है। हम इसमें डालेंगे तो हमारा जो ए एंटीजन रहेगा इसके बीच में आ जाएगा, इस तरीके से इसके बीच में आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें डालते हैं क्रोमोजन डालेंगे। क्रोमोजन जैसे ही डालेंगे तो हमारा जो ए एंजाइम है, दोनों एंजाइम है, इस सबस्ट्रेट मतलब क्रोमोजन से बाइंड कर लेंगे। बाइंड करने के बाद क्या करेंगे, कलर प्रोड्यूस करेंगे। तो जब कलर प्रोड्यूस करेंगे इसे पता चल जाएगा ये यहाँ पे हमारा एंटीजन प्रेजेंट था, ठीक है। अगर कलर प्रोड्यूस नहीं होता है तो यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। तो आई होप आपको यह भी प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे देख सकते हैं,
आगे यहाँ पे अब हमारा एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन क्या है, एलिसा का, यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है, हम एलिसा की हेल्प से क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने का काम करते हैं कि कितना कंसंट्रेशन में किसी सैंपल में प्रेजेंट है हमारा एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा सैंपल है, इस सैंपल में कितने कंसंट्रेशन मतलब कितनी मात्रा में एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिसा का यूज़ करते हैं। दूसरा है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, जैसे हमारा HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कोविड-19 हो गया, इसको भी डिटेक्ट करने का काम हम एलिसा से ही करते हैं। और इसके अलावा जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे हमारा एथराइटिस हो गया, एथराइटिस को भी मॉनिटर करने का काम, डिटेक्ट करने का काम हम एलिसा का यूज़ करते हैं। ड्रग डिस्कवरी और ड्रग डेवलपमेंट में भी हम एलिसा का यूज़ करते हैं। इम्प्योरिटी को भी डिटेक्ट करने के लिए हम एलिसा टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, तो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज़ इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक। इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, और यहाँ पे साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को एक्सप्लेन करना है, यह हमारा 7 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लॉटिंग टेक्निक होती है, एक पावरफुल और सेंसिटिव टेक्निक होती है, जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे बायोमॉलिक्यूल्स मतलब कि जो DNA होते हैं, RNA होते हैं और जो प्रोटीन होता है, यह हमारे सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ब्लॉटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ब्लॉटिंग होती है 3 तरीके की होती है, एक हमारा वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है, एक हमारा साउदर्न ब्लॉटिंग होता है, एक हमारा होता है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होता है। इसको याद कराने की अभी आपको ट्रिक भी बता देंगे। ठीक है, जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से हम क्या करते हैं, प्रोटीन को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। और जो हमारा साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होती है, इसकी हेल्प से क्या करते हैं कि हम DNA को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट दिया गया है, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, मतलब नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की हेल्प से हम RNA को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं ट्रिक का कि सर एक ट्रिक बताएं जिससे हमें क्या हो, आसानी से याद हो जाए। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे यहाँ पे WSN। ठीक है, WSN, और यहाँ पे याद कर लेंगे PDR। ठीक है, WSN PDR। ठीक है, W से हो गया हमारा वेस्टर्न हो गया। ठीक है, P से हमारा हो गया, यहाँ पे P से बता सकते हैं हमारा प्रोटीन हो गया। मतलब वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से हम क्या करते हैं, प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। और हमारा जो होता है कि जो साउदर्न ब्लॉटिंग है, इससे हम क्या करते हैं, DNA को डिटेक्ट करते हैं। और हमारा जो यहाँ पे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक दिया गया है, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से हम क्या करते हैं, RNA को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। और आपको एक ट्रिक बता देते हैं, यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, स्नो, SNOW। ठीक है, दूसरा ट्रिक आपको और भी अच्छा लगेगा, स्नो और ड्रॉप, स्नो ड्रॉप, DROP। ठीक है, ये वाली ट्रिक आपको और भी अच्छा लगेगी। अगर आपको ये वाली ट्रिक आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं इसको यहाँ से रफ करके हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको दूसरी ट्रिक में मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आप याद रखेंगे। S फॉर हो गया हमारा क्या, साउदर्न हो गया, यहाँ पे मैंने इसको भी मिटा दिया। ठीक है, स्नो ड्रॉप याद करेंगे पहले, स्नो ड्रॉप, स्नो ड्रॉप, स्नो ड्रॉप याद करेंगे 2-3 बार। S फॉर हमारा हो गया साउदर्न, और D फॉर हो गया DNA। साउदर्न ब्लॉटिंग का यूज़ हम DNA को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। N फॉर हो गया नॉर्दर्न, और R फॉर हो गया हमारा RNA। तो नॉर्दर्न का यूज़ हम क्या करते हैं, RNA को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें का O और इसमें का U दोनों को क्या करेंगे, इसको गायब कर देंगे। और W फॉर हो गया वेस्टर्न, और R फॉर हो गया ड्रॉप, P रहेगा यहाँ पे, P फॉर हो गया हमारा प्रोटीन। तो वेस्टर्न से हम क्या करते हैं, प्रोटीन को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग क्या होती है। साउदर्न ब्लॉटिंग जो होता है, इसको डिस्कवर किया गया था 1975 में, और इसको डिस्कवर किया था E.M. साउदर्न साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। इन्हीं के नाम पे यह साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक रखा गया है। और साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से हमने बताया कि इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, DNA मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा DNA का सैंपल है। अब इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को। मान लेते हैं कि ये हमारा DNA है। यहाँ पे दूसरे कलर से मैं आपको बना के बता देता हूँ। यहाँ पे एक स्पेसिफिक
सीक्वेंस है, इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को अगर हमें डिडक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप आपको फॉलो करने रहते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के लिए। पहले क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस की हेल्प से उस डीएनए को हम कट करते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें क्या करते हैं कि उस डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्या करते हैं, उसमें डालते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है, साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाता है। मान लेते हैं कि ये हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। अब इसमें ऐसे छोटे छोटे वेल्स होते हैं, इस वेल्स में क्या करते हैं, डीएनए सैंपल को हम डाल लेते हैं इस वेल्स में। अब डीएनए का जो डीएनए है ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहेगा वह नीचे साइड चला जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा वह ऊपर साइड रहेगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, चौथे नंबर पे हम डीएनए डीनेचुरेशन करते हैं। डीनेचुरेशन का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन बोलते हैं। फिर क्या करते हैं, इसके बाद ब्लॉटिंग करते हैं। ब्लॉटिंग का मतलब होता है जब डीएनए को जेल से हम किसी सॉलिड सपोर्ट मतलब कि नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसको बोलते हैं, यहाँ पे यस ई रहेगा, उसको बोलते हैं हम ब्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर वॉशिंग किया जाता है, फिर रिडक्शन किया जाता है। तो सभी स्टेप आपको यहाँ पे अभी जब मैं आपको बताऊँगा आगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर आता है, प्रोसीजर में पहले हमने बोला कि क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं। डीएनए को हमने आइसोलेट कर लिया, फिर इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस की हेल्प से इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें हम एगारोज जेल का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इसकी वेल्स में क्या करते हैं, इस डीएनए फ्रेगमेंट को हम डाल लेते हैं। हमने इसमें डाल लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई रहेगा वह हमारा ऊपर साइड मतलब जिसकी सबसे बड़ी साइज़ रहेगी, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बता दिया था। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई रहेगा मतलब जिसकी साइज़ बड़ी रहेगा जिस डीएनए का, उसके वह ऊपर साइड रहेगा, और उससे छोटा फिर रहेगा, फिर उससे छोटा रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स रहेगा। क्योंकि इधर के साइड में हमारा क्या होता है, निगेटिव चार्ज रहते हैं और इधर के साइड में हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है चार्ज का सेपरेशन होना। ठीक है, तो यहाँ पे जिस पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेंगे वह इस साइड आ जाएंगे, जिस पे निगेटिव चार्ज कम रहेंगे मतलब कि जिसमें पॉजिटिविटी होगी वह इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इसमें हम डालते हैं NaOH से क्या करते हैं, इसका हम एल्कली ट्रीटमेंट करवाते हैं जिससे कि डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाता है। मतलब कि ये हमारा डबल डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम डीएनए क्या करते हैं, डीएनए को NaOH से क्या करते हैं, ट्रीट करवाते हैं। अब हमारा डीएनए डीनेचुरेशन हो गया। फिर क्या करते हैं, एक हमारा होता है इस तरीके का होता है, यहाँ पे सपोर्ट प्लेट होती है। इस सपोर्ट में क्या करते हैं, हम डाल देते हैं हमारा जो बफ़र सॉल्यूशन होता है, बफ़र सॉल्यूशन डाल देते हैं। इस तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बफ़र सॉल्यूशन हमने इसमें डाल दिया। बफ़र सॉल्यूशन डालने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे जेल रहता है, इस जेल को लाके यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर हम मेम्ब्रेन डालते हैं। उस मेम्ब्रेन का नाम है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। फिर इसके ऊपर एक ड्राई पेपर लगा देते हैं। फिर उसके बाद कोई एक वेट रख देते हैं। ठीक है, वेट जैसे ही रखते हैं तो हमारा जो बफ़र सॉल्यूशन होता है ये ऊपर के साइड में मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। जब ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करने लगेगा तो इसके साथ हमारा जो जेल में हमारा जो डीएनए था, इस जेल में जो डीएनए था वह भी क्या करेगा, अपवर्ड साइड में मूव करेगा। और हमारा जब अपवर्ड साइड में जेल भी मूव करने लगेगा तो जेल में क्या था, यहाँ पे बताया मैंने कि जेल में हमारा क्या था, डीएनए था। डीएनए भी क्या करने लगेगा, अपवर्ड साइड में मूव करने लगेगा और यह जाके नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पे चिपक जाएगा। तो उसी को बोलते हैं ब्लॉटिंग बोलते हैं। जब नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पे चिपक जाएगा फिर क्या करते हैं, इसको नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन को निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालने के बाद क्या करते हैं, हम इसको हम डाल देते हैं हमारा जो प्रोब सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा प्रोब सॉल्यूशन है। प्रोब सॉल्यूशन का मतलब एक तरीके का शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। ठीक है, जो क्या करता है कि
डीएनए को डिटेक्ट करने का काम करता है। अब इसमें हमने क्या किया कि इस नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन को हमने प्रोब सॉल्यूशन में डाल लिया और इस नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन में हमारा क्या अटैच था, डीएनए अटैच था। ठीक है, जैसे ही हम डालेंगे इसमें तो हमारा क्या होगा कि इसके बाद हम एक्सरे फिल्म क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं। एक्सरे फिल्म जैसे डालेंगे फिर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, फिर जो हमारा फोटोग्राफिक फिल्म होती है यहाँ पे क्या होने लगेगी, डिटेक्ट होने लगेगी, हमें दिखाई देने लगेगा कि यहाँ पे हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, प्रेजेंट है। तो हमारा जो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है ये क्या करता था, डीएनए को डिटेक्ट करने का काम करता। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डीएनए लेंगे, आइसोलेट करेंगे, फिर इसको इंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। कट करने के बाद क्या करते हैं, जो हमारे जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस है इसमें हम डाल लेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में जैसे ही डालते हैं तो साइज़ के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है। फिर क्या होगा कि इसका एल्कली ट्रीटमेंट करवाते हैं, NaOH से करवाएंगे तो डीएनए जो है डीनेचुरेशन हो जाएगा, मतलब कि डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कन्वर्ट हो जाएगा फिर क्या करते हैं, उसी जेल को क्या करते हैं कि यहाँ पे लाके हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बफर सोल्यूशन में। बफर सोल्यूशन में डाल देंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम लगा देते हैं नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन, फिर उसके ऊपर ड्राई पेपर, फिर उसके ऊपर वेट रख देते हैं। जैसे वेट रखेंगे जो हमारा बफर सोल्यूशन रहेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। जब अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा बफर सोल्यूशन मूव करेगा तो इसके साथ साथ हमारा जो डीएनए है यह भी हमारा अपवर्ड साइड में मूव करेगा और नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन से जाके चिपक जाएगा। तो यहाँ पे चिपक गया, इस तरीके से चिपक जाएगा। फिर इसको क्या करते हैं, इस नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन को हम डाल लेते हैं जो हमारा प्रोब सोल्यूशन रहता है। प्रोब सोल्यूशन में जैसे ही डालते हैं फिर क्या करते हैं, एक्सरे फिल्म प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे दिख जाता कि यहाँ पे हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई है वही सारी चीज़ें आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर उसको स्मॉल टुकड़े में रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से कट कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि उसको जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में ट्रांसफ़र करते हैं तो साइज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है, डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स है सेपरेट हो जाते हैं। फिर उसका एल्कली ट्रीटमेंट करवाते हैं NaOH से। फिर हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है वह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या करते हैं, उसको जो हमारा फ़िल्टर पेपर रहता है, ठीक है, मतलब कि जो हमारा इस तरीके से बफर सॉल्यूशन था, बफर सॉल्यूशन में हम उस जेल को डाल लेंगे, फिर इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन लगा लेंगे, फिर इसके ऊपर ड्राई पेपर लगा लेंगे, फिर इसके ऊपर वेट रख लेंगे। तो वही पॉइंट लिखा गया है। तो हमारा जैसे ही वेट रखते हैं तो हमारा जो ये रहता है कि जो हमारा बफर सॉल्यूशन रहता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही मूव करेगा तो इसके साथ हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पे जाकर ट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ट्रैप्ड होंगे तो उस टेक्निक को बोलेंगे ब्लॉटिंग टेक्निक बोलते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको मतलब प्रोब सॉल्यूशन जो रहता है उससे वॉश करवाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक्सरे प्रोवाइड करते हैं और एक्सरे प्रोवाइड करते हैं तो बता देता है यहाँ पे डीएनए का लोकेशन बता देता है क्या है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, इसको देख के आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं जो हमारा साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है इसका क्या क्या यूजेस है, क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन है कि हम डिज़ायर्ड डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं जैसे हमारा HIV हो गया उसको डायग्नोस कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। और जो हमारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है, अगर आपने CID देखा होगा तो आपको पता है, डॉक्टर शाहरुखे वाली चीज़ें। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस में भी हम क्या करते हैं कि साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक किसको बोलते हैं। तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या बताया था आपको याद होगा, मैंने बताया था स्नोबर, SNOW, स्नो ड्रॉप बताया था, DROP। ठीक है, मैंने बताया था O वाले को क्या करना है, O को यहाँ पे आपको याद नहीं रखना है, यहाँ पे O को भूल जाना है। ठीक है, S फॉर हो गया साउदर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग से क्या करते हैं, डीएनए को डिटेक्ट करते हैं। N फॉर हो गया नॉर्दर्न, R फॉर हो गया हमारा RNA, नॉर्दर्न से क्या करते हैं, RNA को डिटेक्ट करते हैं। तो W फॉर हो गया वेस्टर्न हो गया और P फॉर हो गया प्रोटीन। तो हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ किसके डिडक्शंस के लिए करते हैं, प्रोटीन के डिडक्शन के लिए करते हैं। तो 2 मार्क्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये वाली ट्रिक याद है तो। ठीक है, तो आपके लिए ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अब बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि सर जो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर
फॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 10 और 7 मार्क्स में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है, तो इसको ज़रूर से सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे दिया गया है कि पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन आपको सिंपली आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक डोनर सेल है, इसको हमने बोल दिया डोनर सेल बोल दिया। एक हमारा यहाँ पे रेसिपिएंट सेल है। रेसिपिएंट सेल का मतलब होता है जो किसी चीज़ को रिसीव करे उसको बोलते हैं रेसिपिएंट सेल। और डोनर सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, कोई चीज़ डोनेट कर रहा है। तो कोई चीज़ का मतलब होता है जब जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, डोनर सेल डोनेट करता है किसी रेसिपिएंट सेल को, तो उसी को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारी डोनर सेल है। डोनर सेल ने अपना डीएनए मतलब कि ट्रांसफ़र किया किसी रिसीवर मतलब रेसिपिएंट सेल को, तो यहाँ पे एक हमारा ट्रांसफॉर्म सेल बन गई जिसको हमने बोल दिया ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पे डिफिनेशन समझा देते हैं। ठीक है, डिफिनेशन ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो अभी 2 मार्क्स का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम फॉरेन डीएनए क्या करते हैं किसी दूसरे सेल में क्या करते हैं, मतलब एक सेल से किसी दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा डिफिनेशन भी लिखा गया है, दूसरा डिफिनेशन भी देख के यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि डोनर सेल है, डोनर सेल ने क्या किया अपना यहाँ पे इसका हमने क्या किया डीएनए को आइसोलेट कर लिया, मतलब निकाल लिया। निकालने के बाद क्या किया रेसिपिएंट सेल के अंदर हमने क्या किया इसको डाल दिया। ठीक है, एक हमारा नया सेल बन गया जिसको हमने बोल दिया ट्रांसफॉर्म सेल बोल दिया। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। आगे बात करते हैं तो इसको डिस्कवर कौन किया था, ग्रिफिथ ने इसको डिस्कवर किया था 1928 में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म या बोल सकते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे एक हमारी डोनर सेल है, डोनर सेल का यहाँ पे क्या है डीएनए फ्रेगमेंट है। ठीक है, इस डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करते हैं कि जब रेसिपिएंट सेल के अंदर क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, जैसे रेसिपिएंट सेल के अंदर ये मान लेते हैं डोनर सेल का डीएनए है, ये रेसिपिएंट सेल का डीएनए है, हमने क्या किया ट्रांसफ़र कर दिया। तो एक हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए बना जिसको हमने बोल दिया ट्रांसफॉर्म सेल बोल दिया। ठीक है, तो यही हमारा पूरा प्रोसेस कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का कहलाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अब दूसरा हमारा आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की तरह सेम है, इसमें भी क्या करते हैं एक का जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल हम किसके हेल्प से करते हैं बैक्टीरियोफेज के हेल्प से, बैक्टीरियोफाज की हेल्प से ट्रांसफ़र करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पे लिखा गया जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट सेल थ्रू ए बैक्टीरियोफाज। जब हम क्या करते हैं जेनेटिक मटेरियल डोनर सेल से किसी रेसिपिएंट सेल के अंदर किसी बैक्टीरियोफाज की हेल्प से ट्रांसफ़र करते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। तो दोनों की डिफिनेशन सेम है, बस इसमें हम बैक्टीरियोफाज वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसको डिस्कवर किया था यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम देख सकते हैं नॉर्मन जिंडर और जोसू लिडबर्ग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा ट्रांसडक्शन होता है 2 तरीके से हम करते हैं यहाँ पे। पहला हमारा जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है, दूसरा हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है। जो हमारा जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है यह हमारा लाइटिक साइकिल में होता है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि लाइटिक साइकिल क्या होता है। और स्पेशलाइज्ड जो ट्रांसडक्शन होता है यह हमारा लाइसोजेनिक साइकिल में होता है। ठीक है, और इसमें रेप्लिकेट इमीडिएटली हो जाता है, मतलब इसमें रिकॉम्बिनेंट की जो प्रोसेस होती है यह बाद में होती है, इसमें पहले हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बारे में। ठीक है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में यही लिखेंगे कि इसमें जो रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस होती है लास्ट में होती है। मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिख भी दिया है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि लाइटिक साइकिल को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइटिक साइकिल क्या होती है आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये हमारा वायरस है, वायरस जब हमारा किसी बैक्टीरिया को
बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कर देता है तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। बैक्टीरियोफाज क्या होता है 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वायरस है, वायरस क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा हमारा जो बैक्टीरिया रहेगी, बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे अटैचमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या करता है कि जो वायरस है कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है जिससे यहाँ की इसकी जो लेयर है, जो बैक्टीरिया की लेयर है वह डिग्रेड हो जाएगी, और क्या करता है वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देता है यहाँ पे बैक्टीरिया सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, जिसको हमने बोल दिया एंट्री बोल दिया। तो यहाँ पे वायरल डीएनए हो गया, यहाँ पे बैक्टीरिया का डीएनए हो गया, एंट्री हो गई। फिर एंट्री होने के बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का डीएनए रहता है उसका डिग्रेडेशन होगा, मतलब उसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। और क्या करेंगे कि जो वायरस डीएनए रहेगा और जो हमारा बैक्टीरिया का डीएनए रहेगा दोनों रेप्लिकेट कर लेंगे। तो मैंने 2 कलर से यहाँ पे बनाया है, 2 कलर से देख सकते हैं, तो उसको रेप्लिकेशन बोल दिए। तो जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो असेंबली हो जाएगी, असेंबली मतलब कि न्यू वायरस बैक्टीरिया के अंदर बन जाएंगे। फिर क्या होगा, सेल की लाइसिस होगा, मतलब जो हमारी बैक्टीरिया सेल होगा इसका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ से क्या होगा कि जो वायरस बैक्टीरिया के अंदर हैं यहाँ से रिलीज़ होंगे। रिलीज़ होने के बाद अब क्या करेंगे, ए बैक्टीरियोफाज क्या करेंगे, किसी दूसरे सेल के अंदर क्या करेंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो हमारा नए वाला जो होस्ट सेल रहता है ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया फाज का जो डीएनए रहता है उससे मतलब बाइंड हो जाता है, तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेता है। फिर इसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइकेशन हो जाता है। मैंने बताया कि जो हमारा जनरलाइज ट्रांसडक्शन होता है इसमें रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस होती है लास्ट में होती है। तो हमने बोला कि जब हम क्या करते हैं कि किसी डोनर सेल, मतलब कि डोनर सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है किसी रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो इसमें हमने क्या किया कि जो हमारा डोनर सेल था यह हमारा क्या था, बैक्टीरियोफाज था, और हमारा जो यहाँ पे रेसिपिएंट सेल था, यहाँ पे रेसिपिएंट सेल है, तो हमने बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है ये हमने किसके अंदर ट्रांसफ़र किया, ये हमने डोनर सेल रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पे भी देख सकते हो वही सारी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे हमारा इसको हमने बोला क्या, इसको हमने बोला यहाँ पे इसको हमने बोल दिया बैक्टीरियोफाज बोल दिया। अब ये बैक्टीरियोफाज से यहाँ पे जो वायरस रिलीज़ हो रहा है किसी न्यू बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, मतलब कि इन्फेक्टेड कर रहा है, तो इसको हमने बोला जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोला। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे अब दूसरा जो हमारा आता है ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन आता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस होती है इसमें जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है वह हमारी बाद में होती है, और यह हमारा क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में होता है। लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहले वायरस रहता है, वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है, मतलब कि अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे बैक्टीरिया का डीएनए और वायरल डीएनए एक दूसरे से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस फिर शुरू में ही हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा कि रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस जब हो जाएगी तब इसका डिग्रेडेशन होगा। लेकिन उसमें क्या होता था कि पहले क्या होता था कि जो सेल आ गया, मतलब से जो सेल का डीएनए यहाँ पे आया था और हमारा जो मतलब कि ये डोनर सेल का था, ये रेसिपिएंट सेल का था, ठीक है। जैसे ही ये आएगा तब इसका ब्रेकडाउन होगा, तब इसका रेप्लिकेशन होता था, ठीक है, तब रिकॉम्बिनेंट बनता था। लेकिन इसमें क्या होगा, तुरंत ही रिकॉम्बिनेंट बनेगा। रिकॉम्बिनेंट बनने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनेगा इसका ब्रेकडाउन होगा। फिर क्या होगा, जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे कई सारे हमारे वायरस बैक्टीरिया के अंदर बन जाएंगे। फिर सेल का लाइसिस होगा तो यहाँ से वायरस रिलीज होंगे। ये वायरस क्या करते हैं, किसी होस्ट सेल को इन्फेक्टेड करेंगे, मतलब कि अपना जेनेटिक मटेरियल ये बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं किसी दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेल से कई सारे सेल बन जाएंगे। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमारा आता है कंजुगेशन। कंजुगेशन किसको बोलते हैं? कंजुगेशन का भी मतलब वही होता है जब एक सेल का डीएनए हम किसी दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। एक सेल का जेनेटिक मटेरियल किसी
दूसरे सेल के जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कंजुगेशन। मान लेते हैं कि एक हमारी यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये हमारी दूसरी बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया में एक पाया जाता है पीली पाया जाता है, इस तरीके से पीली होता है। अब ये पीली क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। अब इसमें मान लेते हैं कि इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, इस पीली के थ्रू, इस पीली वाले ब्रिज के थ्रू, इसको बोलेंगे ब्रिज बोलेंगे, इस ब्रिज के थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंजुगेशन बोलते हैं। कंजुगेशन इसका डिफिनेशन लिखा गया, कंजुगेशन इज द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन बैक्टीरियल सेल बाय द सेल टू सेल कॉन्टैक्ट आर बाई ए ब्रिज लाइक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सेल ए है जिसको डोनर सेल हमने बोल दिया और ये यहाँ पे हमारा रेसिपिएंट सेल है। रेसिपिएंट सेल और डोनर सेल क्या करेंगे कि अपने पीली के थ्रू एक ब्रिज बना लेंगे। ब्रिज बनाने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब ब्रिज बन जाएगा तो हमारा जो डोनर सेल है अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, इस रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। तो उसी को बोलते हैं हम कंजुगेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंजुगेशन बोलते किसको हैं। तो यहाँ पे डिस्कवर कौन किया था, यहाँ से देख सकते हैं। प्रोसेस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक हमारा डोनर DNA है, एक हमारा रेसिपिएंट DNA है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। इसको डोनर F प्लस सेल भी बोलते हैं, या प्लस सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं इसलिए इसको F नेगेटिव सेल बोलते हैं। अब क्या करते हैं कि जो इसका पिली है और इसका पिली, यहाँ पे भी पिली बना लीजिएगा इस तरीके से। पहले ये दोनों क्या होंगे, दोनों सेल आपस में पहले नज़दीक आएंगे। तो यहाँ पे दोनों सेल क्या होंगे, पहले नज़दीक आएंगे। तो डोनर सेल और रेसिपिएंट क्या करेंगे कि अपने पिली के थ्रू एक ब्रिज बना लेंगे, इस तरीके से एक ब्रिज बना लेंगे। जैसे ही ब्रिज बना लेंगे तो हमारा जो डोनर सेल रहेगा अपना जेनेटिक मटेरियल इस ब्रिज के थ्रू ट्रांसफ़र कर देगा रेसिपिएंट सेल के अंदर। अब रेसिपिएंट सेल के अंदर ये वाला जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आ गया, ठीक है। आने के बाद क्या होगा कि ये दोनों आपस में जैसे ही जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आएगा तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए तो यहाँ पे अब बन गया न्यू डोनर सेल बन गया, ठीक है। ये हमारा पहले से ही था, अब यहाँ पे हमारा क्या बन गया, एक नया डोनर सेल बन गया। तो इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कंजुगेशन बोलते हैं। अब आगे हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको अभी देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते किसको हैं, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन देना और इसका एप्लीकेशन देना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में ये हमारा पूछा भी गया है। तो सबसे पहले समझते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते क्या है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो का मतलब होता है लिविंग, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन करना या तो चेंजेस करना, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम चेंज कर देते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो वही पे डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ईस्ट, इन सभी के हेल्प से। उसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं नैप्थालीन है। नैप्थालीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, सैलिसिलिक एसिड में। सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है स्यूडोमोनास अर्गियोनेसा, ठीक है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से नैप्थालीन हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, सैलिसिलिक एसिड में। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन, माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई है, 2 डिफिनेशन मैंने लिख दिया है। माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मॉडिफाइड, मतलब चेंजेस
वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड रिड्यूस टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको बोलते हैं माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और कंडक्शन। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक क्विक रिवीजन में आपको याद कराऊंगा, एक शॉर्ट तरीके से याद कराऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखते जाइएगा। तो यहाँ पे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं याद रहता तो आपको क्या करना है, एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिखा उसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या नैफ्थलीन जब कन्वर्ट हो रहा है सैलिसिलिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ स्यूडोमोनास अर्गेनियोसा, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल से आप लिखेंगे। और यहाँ पे रिडक्शन उसको बोलते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख देंगे कि जब हमारा बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है बेंजिल अल्कोहल विद द प्रेजेंस ऑफ विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैक्रीमाइसी सेरिवेसी। ठीक है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हमारा बेंजल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेंजिल अल्कोहल में। ठीक है, और इसकी टॉक्सिसिटी जो है रिड्यूस भी हो रही है, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। तीसरा हमारा आता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है ए लार्ज नंबर ऑफ एस्टर लैक्टोन्स बीटा लैक्टामेज ग्लाइकोसाइड एंड एमाइड कैन बी हाइड्रोलाइज बाय नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हमारा एस्टर लैक्टोन्स बीटा लैक्टामेज या ग्लाइकोसाइड या एमाइड ये हमारे हाइड्रोलाइज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हमारा मेथाइल लारेट है, मेथाइल लारेट जब हमारा कन्वर्ट हो रहा है मेंथॉल में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम फिली। तो माइक्रोबैक्टीरियम फिली एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी हेल्प से हमारा इसमें चेंज हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अब समझते हैं हमारा आता है कंडेंसिएशन। कंडेंसिएशन में क्या होता है कि हमारा जो बेंजल्डिहाइड है यह हमारा किससे रिएक्ट करेगा, एस्टल्डिहाइड से रिएक्ट करके हमारा बनता है 1 फिनाइल 1 हाइड्रोक्सी 2 प्रोपेन बनाता है, और यह हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एफिड्रेन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम कंडेंसिएशन बोलते हैं। तो माइक्रोब कौन से यूज़ होते हैं यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, भूल गया है, तो अभी आपको यहाँ पे लास्ट में दिखा देते हैं। तो मैंने लिखा क्विक लर्न, कैसे आसानी से याद रखेंगे, जो मैंने अभी आपको सारे रिएक्शंस बताए हैं। तो सबसे पहले आता ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है मैंने बता दिया, इसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम, जो ट्रिप्टोफैन है यह हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बैसिलस सब्टिलस, तो यहाँ पे इसके लिए ए है, इसके लिए ए वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नैफ्थलीन ये हमारा क्राइनोबैक्टीरियम स्पीसीज़ के हेल्प से कन्वर्ट होता है सैलिसिलिक एसिड में, तब भी आप ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है रिडक्शन। रिडक्शन में आप एग्जांपल लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड, यह हमारा कन्वर्ट हो रहा है बेंजिल अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ सैक्रीमाइसिस सेरिवेसी, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया, ये भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा एन हाइड्रो टेट्रासाइक्लिन है यह हमारा कन्वर्ट हो रहा है टेट्रासाइक्लिन में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसी अरियोफिसेंस। ठीक है, फिशियंस लिखा है। ठीक है, इसके हेल्प से इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरा भी लिखा गया है मेथाइल लारेट, यह हमारा मेंथाल में कन्वर्ट हो रहा है। यह हमारा हाइकोबैक्टीरियम फिली के हेल्प से हमारा कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे कंडेंसिएशन जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया है आपको, यहाँ पे ये भी वाला आप लिख सकते हैं कंडेंसिएशन में कि हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस। ठीक है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। तो आप इसको लिख सकते हैं। क्विक रिवीजन बहुत ही अच्छा है, अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, जितने सारे बायो ट्रांसफॉर्मेशन में रिएक्शन दिए गए हैं। तो आइए एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कि जो फूड इंडस्ट्री होती है उसमें फ्लेवर्स को और जो फ्रेगनेंस होते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। दूसरा है कि जो सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन होते हैं, ठीक है, इसको भी प्रोडक्शन के लिए हम माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक और जो हमारे स्टैटिन हो गए, स्टैटिन का मतलब जो सिमोस्टैटिन, ये सारे जो ड्रग होते हैं
ठीक है, जो क्या करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करते हैं। और जो हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका हम यूज़ करते हैं, जैसे डिटर्जेंट, सॉल्वेंट और बायो जो फ्यूल्स होते हैं उसको बनाने के लिए हम माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए भी हम माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। जो पॉल्यूएंट होते हैं, जो पॉल्यूशन काज करते हैं, उसको भी डिग्रेड करने के लिए हम माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल जैसे हमारे पेस्टिसाइड हो गए, उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इसको भी डिग्रेड करने के लिए हम माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। अब आगे हमारा जो यहाँ पे आता है, अब आगे हमारा जो लास्ट यहाँ पे जो लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूटेशन किसको बोलते हैं, म्यूटेशन के कितने टाइप हैं, म्यूटेंट किसको बोलते हैं। म्यूटेशन समझते हैं किसको बोलते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है जब डीएनए सीक्वेंस में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं डीएनए है, अभी तो ये नॉर्मल डीएनए है। इस नॉर्मल डीएनए पे जैसे ही हमने रेडिएशन डाला, रेडिएशन एक तरीके का म्यूटेंट है जो म्यूटेशन कॉज करता है। तो जैसे ही हमने ये म्यूटेंट डाला तो हमारे जो डीएनए है, डीएनए के सीक्वेंस में क्या आ गया, चेंजेस आ गया, तो इसी को हमने बोल दिया म्यूटेशन बोल दिया। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है जो म्यूटेशन कॉज करता है उसको बोलते हैं म्यूटाजन बोलते हैं। ठीक है, म्यूटाजन बोलते हैं, तो यहाँ पे म्यूटाजन इसको बोलेंगे म्यूटाजन। और जिसके ऊपर होता है म्यूटेशन की प्रोसेस, जिसके ऊपर होती है उसको बोलते हैं म्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है डिफिनेशन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं, तो हमारा एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, एक हमारा जीन म्यूटेशन होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन उसको बोलते हैं जब क्रोमोसोम में कोई चेंजेस होता है, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस होता है विद द हेल्प ऑफ म्यूटाजन, तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम था, ये अभी तो नॉर्मल क्रोमोसोम है। जैसे हमने क्या किया, कोई म्यूटाजन इसके ऊपर डाला तो इसमें क्या होगा कि इसके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई चेंजेस आ गई, तो इसको हमने बोल दिया क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का जो रीजन कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा डिलीशन होता है, दूसरा हमारा डुप्लीकेशन होता है, तीसरा इन्वर्जन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी तरीके से आपको बताऊंगा, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे आप। पहले आता है डिलीशन आता है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में मान लेते हैं कि मैंने बता दिया कि ABCD, ठीक है, ऐसे लिखा है, GEF ऐसे लिखा है सारी चीज़ें। ठीक है, एग्जाम्पल है, मैंने समझने के लिए बताया है। मान लेते हैं इसमें से कोई दो चीज़ें गायब हो जा रही, मान लीजिए B और C गायब हो गई, डिलीट हो गई, तो उसी को बोलते हैं हम डिलीशन बोलते हैं। तो इसमें लिखा है स्मॉल सेगमेंट लॉस्ट। जब जो हमारा क्रोमोसोम रहेगा, क्रोमोसोम का कोई स्मॉल सेगमेंट यहाँ से लॉस्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिलीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता भी दिया है। अब बात करते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि कोई स्मॉल पार्ट, मतलब क्रोमोसोम का कोई स्मॉल पार्ट किसी दूसरे क्रोमोसोम में क्या करता है, जाके चिपक जाता है, बाइंड कर लेता है, तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारा क्रोमोसोम है, यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम है। अब यहाँ का जो ABCD मैंने ऐसे लिख दिया समझने के लिए। अब यहाँ का ABC मतलब ये पार्ट क्या है, एक स्मॉल पार्ट इस मतलब दूसरे वाले क्रोमोसोम के ऊपर जाके चिपक गए, तो इसको हमने क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। फिर से समझा देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्रोमोसोम है, ए क्रोमोसोम A है, एक क्रोमोसोम हमारा B है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका थोड़ा सा पार्ट जो है यहाँ से निकला, और यह निकल के जाके दूसरे वाले जो हमारा क्रोमोसोम है इसके जाके ऐसे ऊपर बाइंड कर लिया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, डुप्लीकेशन बोल दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरा, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो हमारा ये मान लेते हैं कि ये हमारा था क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का इसमें से एक स्मॉल टुकड़ा मान लेते हैं, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे लिखा है ABC लिखा है। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो मतलब ए वाला पार्ट इस साइड पहुँच जाएगा, तो इधर पहुँच जाएगा, C हो जाएगा, B हो जाएगा, A हो जाएगा। जब हमने रोटेट कर दिया तो इस तरीके से हो गया। अब इस रोटेट हो गया, अब इसको फिर उसी जगह पे ले जाके फिक्स कर देंगे, तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, देख सकते हैं, एक स्मॉल पार्ट यहाँ से हमने निकालने के बाद उसको रोटेट करके फिर उसी पार्ट पे ले जाके 180 डिग्री पे घुमा के फिर उसी जगह पे ले जाके हमने क्या किया, चिपका दिया, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा अगर
आगे आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन बोलते हैं किसको है, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है लोकेशन को ही चेंज कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कर दिया कि हमने ABC हमारा जो था, यहाँ पे मान लेते हैं क्रोमोसोम का एक पार्ट हमने निकाला, इसको क्या किया कि एक जगह से निकाल के किसी दूसरे जगह हमने ट्रांसफ़र कर दिया, इसको हमने बोल दिया ट्रांसलोकेशन बोल दिया। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है। अब दूसरा आता हमारा जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का मतलब होता है अल्ट्रेशन ऑफ लेवल ऑफ जीन। जब हम क्या करते हैं, जीन में अल्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये अभी, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूटाजन और म्यूटाजेनिक एजेंट किसको बोलते हैं। म्यूटाजन को ही म्यूटाजेनिक एजेंट भी बोलते हैं, दूसरे नाम से भी पूछ सकता है, ठीक है। जो एजेंट क्या करते हैं, म्यूटेशन कॉज करते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटाजन बोलते हैं या तो म्यूटाजेनिक एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल एजेंट भी आते हैं, केमिकल एजेंट भी आते हैं। तो पूछा गया है 2 नंबर में पूछा गया है, आप फिजिकल म्यूटाजन एजेंट का नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सरे, यूवी लाइट, हीट, ये 3 हमारे एग्जाम्पल है फिजिकल के। केमिकल में हमारे जैसे आते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन मेटल आयंस, ये क्या करते हैं कि म्यूटेशन कॉज करते हैं। और हमारे बायोलॉजिकल एजेंट में आते हैं बैक्टीरिया और वायरस, ये हमारे क्या करते हैं म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो हमने जो 7 और 10 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको सॉल्व कराने वाले जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता था म्यूटेशन होता क्या। मैंने अभी सॉल्व कराया है कि म्यूटेशन उसको बोलते हैं जब DNA के सीक्वेंस में या जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंस में जब चेंजेस आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि म्यूटाजेन किसको बोलते हैं। म्यूटाजेन उसको बोलते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, ऐसे केमिकल जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उसको बोलते हैं हम म्यूटाजेन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे रेडिएशन, वायरल इन्फेक्शन, ये सारे एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कंजुगेशन किसको बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया कंजुगेशन उसको बोलते हैं जब एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिज के हेल्प से हम क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंजुगेशन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बता भी दिया है। अगला पूछा जाता है ट्रांसडक्शन बोलते हैं किसको हैं। ट्रांसडक्शन उसको बोलते हैं जब हम एक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है किसी दूसरे सेल में बैक्टीरियोफाज की हेल्प से ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ मैंने बताया है, मैंने 7 मार्क्स में भी इसको सॉल्व कराया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अभी बोला था फिजिकल एंड केमिकल म्यूटाजेनिक एजेंट का नाम लिखिए कौन कौन से हैं। तो इसको मैंने लॉन्ग वाले में अभी आपको बताया भी था। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर लास्ट में दिखा दे रहा हूँ। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं फिजिकल एजेंट का नाम और केमिकल एजेंट का नाम भी यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, जाके। तो सारी चीज़ें जाके आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको सॉल्व करा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मैंने इसको सॉल्व करा दिया। आगे अब हमारा आता है राइट डाउन द यूज़ ऑफ एलिसा। एलिसा का क्या यूज़ है मैंने सॉल्व भी कराया है। एलिसा का यूज़ हार्मोन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंटीजीनस जो एजेंट होते हैं जैसे HIV हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, इसको भी डिटेक्ट करने का काम करते हैं। सीरम प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लिनिकल रिसर्च में इसका यूज़ करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये सारे चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम एलिसा का यूज़ करते हैं। अगले आता है एक्सप्लेन एलिसा। एलिसा क्या होता है। एलिसा एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी को पता लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम एलिसा बोलते हैं। अगला आता है ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन उसको बोलते हैं जब हम एक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है किसी दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है। अगला आता है क्वेश्चन की माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते क्या हैं किसको हैं। तो माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन उसको बोलते हैं जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको बोलते हैं हम माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना था। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।